पक्ष विपक्ष के बीच किस तरीके से आज तीखे तेवर देखने के लिए मिलेंगे, इसका अंदाजा तो ये बयानों से हो ही रहा है। इस बीच 11 बज रहे हैं और 11 बजने के साथ लोकसभा की कार्यवाही शुरू। 101 sir. Sir, I would like to ask the Honourable Minister, while Swachhta Green Leaf Rating initiative is welcome steps towards encouraging hygiene and sustainability in tourism sector, may I ask the Honourable Minister whether the government intends to establish a comprehensive tourism sustainability index similar to the Niti Aayog SDG index to track parameters such as employment generation, carbon footprint, reduction of sanitation and adherence across states. Furthermore, will the Minister consider offering fiscal and regulatory incentives for wider adoption of the SGRR standard in the sector? Lastly, I would to ask the Minister, is there any dashboard which the government is intends to put out which will help travelers to make their decision to stay at places? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य जिनका एक लंबा अनुभव टूरिज्म सेक्टर को लेकर के है, उन्हें जो प्रश्न आज सदन के पटल पर रखा है, मैं माननीय सदस्य का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की अवधारणा कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा हम सबको दी है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के घटकों की सुरक्षा करते हुए, उनकी चिंता करते हुए अपना जीवन जिए। उसी अनुक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने, जब मैं उस मंत्रालय में काम कर रहा था, हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि टूरिज्म सेक्टर में भी उसको और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने ग्रीन लीफ रेटिंग की ऐसी व्यवस्था की थी ताकि ऐसे टूरिज्म सेक्टर की ऐसी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, होटेलियर्स जो अधिकतम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करते हैं, उनको हम जिस तरह से होटल्स का कैटेगराइजेशन 1 सितारा, 2 सितारा, 3, 4, 5 सितारा में होता है, इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के आधार पर उनका कैटेगराइजेशन किया जा सके। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके चलते हुए बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अब होटल्स ने अडेप्ट करना शुरू किया है। आप सबने अनुभव किया होगा अपने आवा प्रवास के समय कि अब होटल्स ने लिनन को रीयूज करने के लिए कस्टमर से जो है उनका ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ किया है। इसी तरह से आजकल प्लास्टिक बॉटल्स को एलिमिनेट करके लगभग सभी स्टार होटल्स ने अपने यहाँ ग्लास बॉटल्स, रीयूजेबल बॉटल्स को यूज करना शुरू किया। ऐसे अनेक तरह की गुड प्रैक्टिसेस अब जो है होटल्स ने प्रारंभ की है। इसी के साथ साथ में जो डिमांड साइड के साथ साथ, डिमांड साइड में भी सप्लाई साइड के साथ साथ में अब सेंस ऑफ अवेयरनेस आए, इसको लेकर के भी हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है जहां हमने टूरिस्ट को ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करे, इस दृष्टिकोण से जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयासों को प्रारंभ किया है। आज उसके भी कुछ स्तर तक परिणाम दिखाई देते हैं। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसको और अधिक नीचे के गहराई तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने डैशबोर्ड बना करके भविष्य में इस तरह से इंसेंटिवाइज करने का सुझाव दिया है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से विचार करने के योग्य है। आने वाले समय में हम इसे और अधिक विस्तार प्रदान करने के लिए हमने टूरिस्ट को गाइड करने के लिए टूरिस्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करे, इसको लेकर के हमने पर्यावरण मित्र, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ऐसी योजनाएं भी प्रारंभ की है जिसमें हम टूरिस्ट को मोर जो है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। Sir, I would like to ask the second question. In light of the recent research published by the Nature Communication, which is a research foundation research paper, which finds that India, along with US and China, contribute to 60%
increase in tourism-related carbon emission between 2009 to 19. May I ask the Honourable Minister, measures taken by the government to reduce environment impact on tourism sector, particularly through low carbon transport, energy efficient infrastructure and ecotourism promotion. Additionally, industry like CAI and EY, Ernst & Young, has projected that India will need 61.3 lakh skilled workers in tourism sector by 2036. How does the ministry plan to ensure the growth of the sector and remain inclusive with targeting skilling and employment opportunities for women, scheduled caste, scheduled tribe and other backward regions, which will help to promote tourism and especially in the tourism states? धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने दो अलग अलग प्रश्न किए हैं। हालांकि दूसरे प्रश्न का मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की संतुष्टि के लिए उसका प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ। पहले प्रश्न जो उन्होंने पूछा, मुझे लगता है कि मैंने अपने फर्स्ट सप्लीमेंट्री को रिप्लाई करते हुए विस्तार से उस विषय को रखा है कि हमने सस्टेनेबिलिटी को इंसेंटिवाइज करने, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने, डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस को प्रारंभ किया है। टूरिज्म मूलतः प्रारंभिक रूप से राज्य का विषय है। राज्य सरकारों ने भी इस पर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। सिक्किम ने अपने यहाँ पर जिस तरह से जीरो प्लास्टिक की कॉन्सेप्ट के साथ में काम करना शुरू किया है, से बहुत सारे डेस्टिनेशंस में इस तरह के गुड प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने का प्रभाव दिखाई देता है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज का कुंभ आयोजित हुआ, 66 करोड़ लोग वहां गए। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सांसदों ने वहां पर जो है कुंभ में स्नान किया होगा, लेकिन कुंभ में जीरो प्लास्टिक उपयोग किया गया और प्लास्टिक वेस्ट वहां कलेक्ट नहीं हुआ। अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से उसका परिणाम आता है। दूसरा, माननीय सदस्य ने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात किया कि आने वाले समय में जो है स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही और देश के 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की योजनाओं के कारण से निकल पाए, उसके कारण से भारत में टूरिज्म जो है डोमेस्टिक। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही आप देख रहे हैं। शोर शराबे के बीच लोकसभा में फिलहाल प्रश्नकाल जारी है। आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इस वक्त जवाब देते हुए प्रश्न का। इस बीच में सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा मौजूद हैं। मेघा, आज लोकसभा में चर्चा होनी है, दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू होनी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन बावजूद इसके ये लोकसभा में इतना हंगामा विपक्ष की तरफ से जो किया जा रहा है, ये किस मुद्दे पर हो रहा है, क्या है अपडेट? ये अलग अलग मुद्दे पर हो रहा है रुमाना, सिर्फ एक मुद्दे पर हंगामा नहीं होता। और बड़ी एक विचित्र सी बात है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कुछ और कहेगी, समाजवादी पार्टी कुछ और करेगी। एक्चुअली आप जब सुनने की कोशिश करते हैं अंदर, तो आपको समझ ही नहीं आता कौन क्या कह रहा है। कल्याण बनर्जी वहां जाकर कुछ और कहते हैं वेल के पास, तो मुझे तो बाहर जब ये निकलते हैं तो एक एक को पकड़ के पूछना पड़ता है कि आप किस पे चीख रहे थे, आप किस पे चीख रहे थे, क्योंकि अंदर आपको सुनाई नहीं पड़ता। मगर यहाँ होस्ट ऑफ इश्यूज है, सिर्फ एक मुद्दे की बात नहीं है, यहाँ अलग अलग। और अभी अब तो कुछ सिचुएशंस में आप देखिए कि पक्ष के लोग भी वहां हल्ला मचाते रहते। तो आज तो मुद्दे बहुत है रुमाना। आज सिर्फ वो जो कह रहे थे पिछले 7 दिनों से, पिछले एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे जो उन्होंने कहा कि हमें चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए, वो तो फ्राइडे इवनिंग तक चल रही थी। आज जब चर्चा का विषय हो चुका है, जब ये डिसाइड हो चुका है कि भाई चर्चा होनी है 16 घंटे, यहाँ भी 16 घंटे, वहां भी, तो ये अलग अलग और अलग अलग मुद्दों पर चिल्लाएंगे। उपराष्ट्रपति के भी मुद्दे पे चिल्लाएंगे। अभी अपडेट क्या है? सत्ता पक्ष की तरफ से कौन इस चर्चा की शुरुआत करेगा, इसको लेकर अभी की खबर क्या है? अपडेट आया है सामने? जो अपडेट हम लोगों के पास अभी रिसेंट है वो यही है कि जे पांडा जी शुरुआत करेंगे इस चर्चा की लोकसभा में। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो प्लान थी कि राजनाथ सिंह जी शुरुआत करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट से शुरुआत होगी कि एक बार टोन सेट हो जाए, सरकार को क्या कहना है, सरकार शुरुआत में ही कह दे, और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल एंड में आएंगे, शायद कल किसी वक्त आएंगे बात करने के लिए, शायद। उस पर अभी कोई हामी नहीं भरी है सरकार ने, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर एक बार पूरा पक्ष सरकार का रख देगा सामने, और उसके बाद जितने सवाल जवाब करने हैं वो होंगे। लेकिन उसमें बदलाव है, और बदलाव क्यों किया गया है उसका कोई
पास नहीं है, लेकिन पांडा जी अब शुरुआत करेंगे डिस्कशन की। मैं जो समझती और नेता हूं, विपक्ष राहुल गांधी को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? राहुल गांधी का संबोधन कब होगा? आज होगा या फिर कल होगा? मैं आपके पास आऊंगी, इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। फिलहाल सीधे दर्शकों को एक बार फिर से लोकसभा लेकर चलेंगे। प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा विपक्ष का लोकसभा में। आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला निकलता हुआ संसद भवन परिसर की ओर आगे बढ़ते हुए अपने घर से निकले हैं। राजनाथ सिंह एक बार फिर से आपको लोकसभा लेकर चलेंगे। वहां पर जोरदार हंगामा हो रहा है, क्या कह रहे हैं स्पीकर ओम बिरला, सुनते हैं। वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा आज भी किया है और स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से विपक्ष को चेताया गया कि आप जनहित में प्रश्नकाल होने नहीं दे रहे, देश इसको देख रहा है। विपक्ष प्रश्नकाल स्थगित कराना चाहता है, ये स्पीकर की तरफ से कहा गया। सदन की मर्यादा को बनाकर विपक्ष रखे। जिस तरीके से तख्तियां लेकर आप यहां सदन में लहरा रहे हैं, वेल में विपक्ष के सांसद पहुंच रहे हैं और जो कार्यवाही है सदन की उसमें खलल डाल रहे हैं। इसी के चलते अब लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। और देखिए, लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी है। दोपहर 12 बजे से ये चर्चा शुरू होगी। तो ऐसे में अब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी तो फिर पक्ष और विपक्ष के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। यही वो मुद्दा है जिसको लेकर पूरा पिछला हफ्ता, जब 21 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, तो पूरा पिछला हफ्ता संसद का गतिरोध की भेंट चढ़ गया। पक्ष विपक्ष के बीच रोज जोरदार हंगामा हो रहा था, इतना शोर शराबा सदन में हो रहा था कि बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही थी। आखिरकार पिछले हफ्ते यह सहमति बनी कि 28 जुलाई मतलब आज के दिन लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और फिर 29 जुलाई को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। लोकसभा में 16 घंटे का समय रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का। लेकिन आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है तो 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, 12 बजे तक का समय था, प्रश्नकाल चल सकता था, पर विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा। और राज्यसभा में तो विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। हमने देखा बिहार में जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मुद्दा है उसको लेकर आज भी संसद भवन परिसर के मकरद्वार पर विपक्ष के सांसद जुटे। आज भी विपक्ष के सांसदों ने बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर, एसआईआर लोकतंत्र पर वार, यही वो बड़ा सा बैनर पोस्टर लेकर संसद भवन परिसर में मकरद्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर विपक्ष की रणनीति साफ है। विपक्ष के ये कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने इस बार ठाना है मॉनसून सत्र में लगातार सरकार की घेराबंदी करनी है। इनमें वो बड़ा मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर वाला, पहलगाम आतंकवादी हमले वाला, जिस पर पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा की सहमति बनी है और आज दोपहर 12 बजे से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। वहीं एसआईआर दूसरा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष आक्रामक है, जिस पर विपक्ष सरकार के साथ चर्चा सदन में कराना चाहता है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मंशा नहीं रखती। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दोपहर 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा शुरू होगी तो अभी की बड़ी खबर यह है
कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही दोपहर 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर यह चर्चा है और ऑपरेशन सिंदूर जिसके जरिए पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा है, भारतीय सेना का पराक्रम देखा है, भारतीय सेना का गौरव देखा है, तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर क्योंकि चर्चा है और वो चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बीच देखिए एक खबर आ रही थी, जैसा कि हमारी सहयोगी मेघा बता रही थी कि बहुत मुमकिन है जय पांडा जो हैं वो सबसे पहले स्पीकर के तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ से चर्चा की शुरुआत की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे, मतलब सत्ता पक्ष की तरफ से मंशा बिल्कुल साफ है, बात ऑपरेशन सिंदूर पर होगी, बात सेना की शौर्य पराक्रम पर होगी। अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल रोमाना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से जो है 3-4 मिनट पहले ही जब संसद भवन में पहुंचे हैं तो उनसे तमाम मीडिया कर्मियों ने यही सवाल पूछा कि क्या जो आज जो चर्चा की शुरुआत हो रही है वो चर्चा की शुरुआत आप करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं ही कर रहा हूँ। ये जो है बयान ये जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद जो कंफर्म किया है, इस वजह से हम जो इस खबर को अब जो है पुख्ता तौर पर कह पा रहे हैं कि आज जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हो रही है उसकी जो है जानकारी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से जो है जो उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया है कि हाँ वही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले भी ये जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन बीच में जो है कुछ जो है और भी नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद संसद भवन में पहुंचे हैं और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, तो उसके बाद में हम मान सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। और विपक्ष कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले वक्ता गौरव गोगोई होंगे। जी बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से जो है उप नेता हैं सदन के विपक्ष के, तो वो जो है इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद में जो है तमाम और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी को लेकर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी संभवतः कल इस मामले पर जब चर्चा जो है लोकसभा में जारी रहेगी उस दौरान वो सदन में जो चर्चा में हिस्सा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर साफ हो गई है, दोपहर 12 बजे लोकसभा में जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा शुरू होगी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से मीडिया को यह जानकारी साझा की गई है, दोपहर 12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। अब समझिए आप इस बात को कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, और अगर रक्षा मंत्री इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर सरकार की तरफ से मंशा बिल्कुल साफ है, बात ऑपरेशन सिंदूर पर होगी, बात सेना के शौर्य पर होगी, पराक्रम पर होगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से तैयारी बड़ी है और विपक्ष पहलगाम आतंकवादी हमला और आतंकवादी हमला किस तरीके से सरकार की चूक, इसको लेकर सरकार की घेराबंदी करने के लिए तैयार है। पहलगाम हमले पर बयान चिदंबरम की तरफ से जो दिया गया था उस पर पी चिदंबरम ने स्पष्टीकरण दिया है। पी चिदंबरम कह रहे हैं मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, पूरे इंटरव्यू से कुछ वाक्य निकाल लिए गए हैं और उस पर यह हायतौबा मचाई जा रही है, कई शब्दों को हटाकर अधूरी बात दिखाई गई है। यह पी चिदंबरम की तरफ से कहा गया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, कई शब्दों को हटाकर अधूरी बात दिखाई जा रही है, ये कह रहे हैं पी चिदंबरम। पहलगाम हमले पर मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, पी चिदंबरम का यह स्पष्टीकरण सामने आया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है। मेघा जरा बताइए, बयान आधा अधूरा शब्द हटा दिए तो आखिरकार वो पूरी बात क्या कहना चाह रहे हैं पी चिदंबरम, इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण सामने आया पी चिदंबरम की तरफ से? देखिए ये जो ट्वीट आप पढ़ रही हैं वही ट्वीट मैं भी पढ़ रही हूँ रोमाना, जब वो कह रहे हैं कि ट्रोल्स आर ऑफ डिफरेंट The worst kind is a troll who suppresses the full recorded interview, takes 2 sentences, mutes some words and paints the speaker in a black color. तो अब उनका यही कहना है कि भाई मुझे इतना ब्लैक पेंट कर दिया गया है, मुझे गलत दिखाया जा रहा है, पूरे इंटरव्यू से बस दो वाक्य मेरे निकाले गए हैं और कुछ शब्दों को म्यूट कर दिया गया है, कुछ शब्दों को म्यूट कर ये मेरे 2 सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल कर पूरी इंटरव्यू को दबा दिया गया, बस यही 2 सेंटेंस निकाला। ये सबसे बुरी तरीके से, सबसे
सबसे बेकार तरीके के जो ट्रोल होते हैं वो उन लोगों ने मेरे साथ ये करने की कोशिश की और मुझे गलत तरीके से मेरे पूरे इंटरव्यू और मुझे पेंट करने की कोशिश की गई है। ये कहना है अब मिस्टर पी चिदम्बरम का, तो एक तरीके से समझिए कि इतना प्रेशर पड़ा उनके ऊपर कि उनको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ी। जैसे मैं कह रही थी आपको, इनका ये जो बयान है ना, ये विपक्ष की जो पूरी लाइनअप है, जो रणनीति है, जो विपक्ष सवाल पूछना चाहता था, उन सबको बड़े बुरी नहीं, लेकिन ये कह देना कि साहब उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा, जबकि वो स्पष्टीकरण तो नहीं दे रहे हैं, वो तो सीधे सीधे हमलावर हैं। अपने इस सोशल मीडिया ट्वीट के जरिए भी पी चिदम्बरम जो हैं वो तो सीधे निशाने पर ट्रोल्स को ले रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि काट छाट कर उनका बयान जो है उसमें से सिर्फ जितना लंबा वो इंटरव्यू होगा 2 लाइनें उठा ली गई और उसमें भी कुछ शब्दों को म्यूट करके वो कह रहे हैं कि बाकी बात दबाकर सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर उनका बयान पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखिए, इससे भी एक बात साफ हो रही है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, बैकफुट पर कोई आने वाला नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों जमकर एक दूसरे की घेराबंदी करते हुए सुनाई पड़ेंगे आज सदन के भीतर। बहुत धन्यवाद आपका मेघा प्रसाद इस तमाम जानकारी के लिए। सत्ता पक्ष की तैयारी यही होगी कि कुल मिलाकर किसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य और पराक्रम की ही बात संसद में हो, और वहीं विपक्ष की तरफ से कोशिश पूरी की पूरी यही होगी कि पहलगाम आतंकवादी हमला कैसे हो गया, ये चूक किसकी थी, किस स्तर पर थी, इसको लेकर सरकार की घेराबंदी की जाए। और साथ ही साथ वो डोनाल्ड ट्रंप वाले दावे जिसकी गिनती विपक्ष के नेता कई बार आपने भी सुना होगा करते हुए नजर आते हैं कि साहब 20 बार, 21 बार, 22 बार, 23 बार, 24 बार, 25 बार डोनाल्ड ट्रंप दावा कर चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, उस पर सरकार जवाब दे। तो ये वो हथियार हैं जिसके जरिए विपक्ष सरकार की घेराबंदी को तैयार है। इस बीच पहलगाम आतंकवादी हमले पर जो पी चिदम्बरम का बयान आया है, जिसको लेकर पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि साहब जानबूझकर मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, इस पर बीजेपी पी चिदम्बरम की घेराबंदी कर रही है। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। निशिकांत दुबे ने सीधे पी चिदम्बरम के बयान को लेकर कांग्रेस को देशद्रोही संगठन करार दे दिया है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कांग्रेस देशद्रोही संगठन है, सुनिए। जो कांग्रेस है ना, ये देशद्रोही संगठन बन गया है। कांग्रेस इसने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, जिस कांग्रेस पार्टी का आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान है, उस कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या है? कभी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू राहुल गांधी साइन करते हैं, कभी करप्शन का जो है इतना बड़ा होता है। पूरा का पूरा जो डिफेंस डील है, अभी मैं सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था 2012 की, 13 की, 14 की, इवन 2015 की, जो 2013-14 का जो, आप ये समझिए कि सेना के लिए 2 दिन का गोला बारूद नहीं था, 3 दिन का गोला बारूद नहीं था। इस तरह के डिसीजन हुए जो मान लीजिए कि ट्रेनिंग के लिए, एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई यदि विमान खरीदना है तो 25 साल से कांग्रेस ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया, क्योंकि कमीशन और डील जो है तय नहीं हो पाया था। तो जब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो, जो ये स्थिति हो, राहुल गांधी जी से लेकर चिदम्बरम तक पर जो है, तो देखिए जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी वही सेना और सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष की घेराबंदी करेगा, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पहलगाम आतंकवादी हमला कैसे हो गया इसको लेकर सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में। 12 बजे से चर्चा शुरू होगी, आपको सीधे लिए चलेंगे तब लोकसभा। इस बीच बात कर लेते हैं जरा देश पर हो रहे जलाचार की। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का कहर देखने के लिए मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में बीते कई घंटे से लगातार बारिश हो रही है, बीच में कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, और इसी वजह से पटना के अलग अलग हिस्सों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी पटना की। देखिए किस तरीके से पटना और पटना की जो बड़ी सड़कें हैं, मुख्य चौराहे हैं, रेलवे स्टेशन के सामने का इलाका है, ये देखिए आप, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का राज। सड़कें लबालब हैं, सड़कों पर यह समंदर तैरता हुआ नजर आ रहा है और उसी से होकर गुजरने को लोग मजबूर हैं। क्या रेलवे स्टेशन, क्या अस्पताल, क्या सरकारी इमारतें और क्या लोगों के घर, सब पानी पानी। पटना और पटना में जो नगर निगम है कहीं ना कहीं उसकी पोल खोलती ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि नालों से
जो नालियां हैं उनसे पानी की निकासी हो नहीं पा रही और ऐसे में लोगों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों की मजबूरी है। ये रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग अपना सामान कोई सर पर रखकर, कोई हाथ में ऊंचा उठाकर इसी रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर है। बारिश लगातार हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश बीच में रुकती है फिर शुरू हो जाती है। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं बारिश हो रही है और पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पटना की सड़कें देखिए कैसे पानी से लबालब हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए कैसे लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। गली मोहल्लों का तो और बुरा हाल है। वहां पर जो नालियां हैं उनमें इतनी गंदगी सफाई हुई नहीं है कि वो गंदा पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। ये देखिए आप कैसे घरों के अंदर, इमारतों के अंदर पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। रात भर यहाँ पटना में बारिश हुई है और इसी के बाद पटना पानी पानी हो गया है। लोगों के घरों का हाल देखिए जरा, निचली मंजिलें पूरी तरह पानी में डूबी हुई। ये पटना की गलियां आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, वहां तो घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। चौड़ी सड़कों पे तो आप देख रहे हैं वहां पर पैर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये जो पटना शहर अंदर के इलाके हैं, गली मोहल्ले हैं, यहां पानी घुटनों घुटनों तक भरा हुआ है। राजधानी पटना में 5 घंटे की झमाझम बारिश और बारिश के बाद राजधानी पटना में जो जल जमाव है वो देखा जा सकता है। इस वक्त हम राजधानी पटना के पटना जंक्शन पर हैं और देखिए यहाँ जो जल जमाव की स्थिति है वो देखी जा सकती है। जो नाले हैं, जो चैम्बर्स हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए हैं और इसके बाद हाथों में जूता लेकर जो यात्री हैं वो अब अपने घर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहा सर है सर। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे सचिवालय में ड्यूटी करते हैं। सचिवालय में ड्यूटी करते हैं। पूरा स्थिति यही है? यही है यहाँ पर भी, उधर तो नहीं था। कितना समस्या हो रहा है? बहुत दिक्कत है आने में यहाँ पर। बहुत दिक्कत है? जी जी देखिए बहुत दिक्कत है और जो एक एक यात्री है वो अब इसी पानी के रास्ते होकर जा रहे हैं। हाथों में जूता लिए हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो जूता न भींगे। कहाँ से आ रहे हैं? अभी हमें कुल्हड़िया से आ रहे हैं। कुल्हड़िया कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे। कहाँ ड्यूटी करते हैं? नियोजन भवन। तो जूता हाथ में क्यों है? भीग जाएगा सर। नियोजन भवन पटना का ये हालत, हम क्या करें, जूता लेना पड़ेगा। पटना का ये हालत है, क्या करें। हाथों में जूता लेकर ऑफिस जा रहे हैं। जो यात्री पहुँच रहे हैं धीरे धीरे वो अब अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए हाथ में जूता है, बोलना नहीं चाहते, हाथ में जूता लेकर बढ़ रहे हैं। तो कमोबेश जो पटना की स्थिति है वो ये कि 5 घंटे की बारिश, रात में ये बारिश हुई और सुबह में जो पटना जंक्शन का ये इलाका है वो जल जमाव से प्रभावित हो गया। और देखिए हाथ में फाइल है, जूता भिंगा कर जा रहे हैं, पैंट पकड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बोरिंग रोड। स्थिति तो बहुत बेकार है। नगर निगम तो बहुत दावा कर रहा है। नगर निगम दावा कर रहा है कि आप पैंट उठा के जाना पड़ रहा है। आप जूता खोल के वहाँ पर रखेंगे, सुखाएंगे, तब ना काम करेंगे। तो लोगों को आप सुन रहे थे किस तरीके से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे लोगों के हाथों में जूते नजर आ रहे हैं। अपने जूते हाथ में उठाकर लोग नंगे पैर इसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। ये दोहरी मार है। एक तरफ तो आसमानी आफत है, लगातार बारिश हो रही है, और दूसरी तरफ जो नगर निगम है उसकी लापरवाही की ये मार भी लोगों को उठानी पड़ रही है। हर तरफ पानी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये डिप्टी सीएम है बिहार के, विजय सिन्हा। ये उनके घर का हाल देख लीजिए जरा आप। ये देखिए जरा उनके घर में पानी कैसे भरा हुआ है। ये तस्वीरें विजय सिन्हा के बंगले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और उनके बंगले के परिसर में भी पानी भरा हुआ है। आगे की तरफ देखिए कैसे लबालब पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। यहीं रहते हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। हालांकि विजय सिन्हा जी को तो यहाँ इस पानी से नंगे पैर होकर नहीं आना पड़ेगा, हाथ में चप्पल पकड़कर, क्योंकि उनको लेने के लिए तो उनके पोर्च के अंदर गाड़ी लग जाएगी और वो उस गाड़ी में बैठकर निकल जाएंगे यहाँ से। शायद इसी वजह से सरकार को एहसास नहीं हो रहा है कि आम आदमी को इस वक्त बिहार में, पटना में इस बाढ़ बारिश की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आम आदमी को तो पैदल इसी पानी से गुजरना है। उसको तो अपना चप्पल हाथ में उठाकर नंगे पैर अपनी पैंट को घुटनों तक मोड़कर इसी पानी से होकर गुजरना है।
इस बीच पटना में भारी बारिश हो रही है, नगर निगम के दावों की पोल खुल रही है। कई इलाके तो पूरी तरह डूबे हुए हैं, यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है ना। इस वजह से लोगों का सामान बर्बाद हो रहा है। दिखा देती हूं मैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन आनंद की एक और रिपोर्ट। इस वक्त हम राजधानी पटना के पौष इलाके किरवईपुरी में हैं और मेरे पीछे देखिए कि जो पूरा ये रास्ता है मेन रोड तक जलमग्न हो चुका है। घरों में पानियाँ जो है वो घुस चुकी है और कमोबेश हर घर में ये जो पानी है अब लोगों के लिए परेशानी बन रही है। कार का जो बोनट है उसको अब पानी छू रहा है और धीरे धीरे जो वाटर लेवल है इस इलाके में वो बढ़ता जा रहा है। जो बाइक्स हैं उसके इंजन तक जो पानी है वो पहुंचा हुआ है और देखिए जो जलमग्न ये पूरा घर है और घर में किस तरीके से जो बारिश का पानी है वो घुसा है। नगर निगम द्वारा जो दावे किए जा रहे थे उन दावों की पोल इस बारिश ने खोल दी है। अब तक राजधानी पटना में इतने घंटे तक लंबी बारिश नहीं हुई थी और नगर निगम अपनी तैयारियों को लेकर पीठ थपथपा रहा था, लेकिन रात में जिस तरीके से 5 घंटे बारिश हुई उसके बाद अब सुबह में भी झमाझम बारिश हो रही है। उसके बाद नगर निगम द्वारा जो दावे किए गए उसके पोल खुलते नज़र आ रहे हैं। घरों में जो पानी है वो घुस गया है और आम जीवन अब अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा ही घर है ये। आप ही का घर है? पूरा पानी अंदर तक है? पूरे मेरे रूम में पानी भरा हुआ है। रूम तक? नगर निगम से बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं। पिछले साल भी बारिश हुई थी? पिछले साल भी क्या किस तरीके का? नहीं, 2019 के बाद मतलब बहुत दिनों के बाद आया है। और आइए मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी बिहार की राजधानी पटना। आर्यन आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। आर्यन, ये बिहार की राजधानी है पटना और राजधानी पटना के ये पौष इलाके, मतलब आप जहां पर मौजूद हैं डिप्टी सीएम का आवास है वहां पर और यहां भी पानी भर रहा है। मतलब ये तो गजबे सुशासन देखने के लिए मिल रहा है बिहार में, पटना में। देखिए, निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा और यहाँ पर जैसे ही एबीपी की टीम पहुँची है हमने शुरुआत के जो विजुअल्स हैं वो बनाए, लेकिन अब प्रशासन द्वारा जो इनके सुरक्षाकर्मी उनके द्वारा जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और हम चाहेंगे कि आपको ये तस्वीर दिखाए कि किस तरीके ये जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का आवास है इसके बाहर की ये तस्वीर, ये मुख्य द्वार है इनके आवास का और यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो बैठते हैं और कमोबेश यहाँ पे भी जो तस्वीरें हैं वो बताती है कि किस तरीके से जो कल बारिश हुई देर रात उसके बाद का ये नज़ारा। और अगली जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये विजय कुमार सिन्हा के आवास के अंदर का है जहाँ पानी जो है पोर्टिको तक भरा हुआ है। इसके साथ जो लॉन है आवास के अंदर उसमें भी जल भराव देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर जो दावे नगर निगम कर रही थी, जो दावे नगर निगम के द्वारा किए जा रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि हमने जो चैम्बर है, जो नाले हैं उसको दुरुस्त कर दिया है, जल जमाव की जो स्थिति होगी वो पटना में नहीं होगी। और देखिए मानसून का सीज़न है और जिस तरीके से बीती रात बारिश हुई, महज 4 से 5 घंटे की इस बारिश ने जो दावे थे पटना नगर निगम के उसका पोल खोल दिया है। और अगर वीआईपी इलाके में पानी की समस्या है, जल जमाव की स्थिति है, विजय कुमार सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है उनके घर के बाहर, उनके घर में इस तरीके से अगर जल जमा हो रहा है तो आप समझिए कि आम आदमी को कितनी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ेगी। ये सिर्फ डिप्टी सिन्हा के आवास के बाहर का ही नहीं बल्कि जो पूरा पटना है वो जलमग्न है। कई इलाकों में जो पानी है वो भरा है, घरों में पानी चली गई है और आम जीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। नगर निगम से लगातार लोग संपर्क करना चाह रहे हैं, उनकी टीम से करना चाह रहे हैं, जो समस्या है वो लोगों का दूर नहीं हो पा रहा। जो नगर निगम की टीम है वो मुस्तैदी नहीं दिखा पा रही और अब ये सरकार और सरकार के साथ पटना के स्मार्ट सिटी होने का जो दावा है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। कब इससे लोगों को निपटारा होगा। 2019 की बात करें तो पटना डूबा था, उस दौरान भी सरकार की काफ़ी फजीहत हुई थी, लेकिन उसके बाद जो खाना पूर्ति है वो सरकार की तरफ से की गई, नगर निगम की तरफ से की गई, दावे किए गए कि हमने सारी चीज़ों को ठीक कर दिया है, जो सम्प हाउस है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन की बारिश और बारिश ने बता दिया कि जो दावे सरकार ने किए
जो दावे नगर निगम ने किए उसकी जो कलई है वो खुल गई है। और सवाल सीधा शासन के ऊपर, सवाल सीधा नगर निगम के ऊपर कि आखिर आप लोगों ने इतने दिनों में किया क्या? जो दावे आप कर रहे थे आखिर उसकी पोल कैसे खुल गई? और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि जो नगर निगम स्मार्ट पटना, स्मार्ट सिटी की दावे कर रही थी वो अब खोखली है। और सवाल तो पूछे नगर निगम के दावों की तो पोल खुल गई है ना। ये तस्वीरें अपने आप में नगर निगम के दावों की पोल खोल रही हैं। देखिए किस तरीके से बिहार की राजधानी पटना और पटना के में भी ये पौष इलाके हैं, और पौष इलाके इस तरीके से पानी पानी अगर होंगे तो जाहिर सी बात है सवालिया निशान नगर निगम के एक्शन पर लगेगा। इस बीच मैं आपको दिखाती हूं कुछ और तस्वीरें। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज भी है, और नालंदा मेडिकल कॉलेज इस वक्त कैसे पानी पानी है उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ नालंदा मेडिकल कॉलेज में ये जो डॉक्टर्स के कमरे हैं वहां देखिए कैसे पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। यहां बैठकर डॉक्टर मरीजों के चेकअप करते हैं, ओपीडी लगती है। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओपीडी कैसे होगी, कैसे डॉक्टर जो हैं वो मरीजों को देख पाएंगे जब यहां नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर तरफ पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं, और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, ये बारिश है जिसने लोगों की मुश्किल बढ़ाई, या फिर ये नगर निगम की लापरवाही है जिसकी वजह से यहां बिहार पटना के लोगों पर ये मार ज्यादा पड़ रही है? देखिए रोमाना, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ पाटलिपुत्रा गोलंबर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार जिस तरीके से बीती रात से पटना में बारिश हो रही है और सुबह से जमकर बारिश हुई है। लेकिन बारिश के बाद चूंकि सुबह 6 बजे से जो मैं तस्वीर देख पा रही हूँ ग्राउंड जीरो से बारिश हुई, और उसके बाद अब तक चूंकि इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं बारिश रुकी हुई है, और ऐसे में ये जल जमाव जो है इसका निकासी हो जाना चाहिए था। लेकिन ये तस्वीर पाटलिपुत्रा गोलंबर पर है कि इसी तरीके से पानी है। अब इनको देख लीजिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? जब ये जगह से आई थी, यह जगह से 2 नंबर रोडवा से। कितनी दूर से आ रहे हैं पैदल चल के? करीब करीब आधा किलोमीटर। दिक्कत हो रही है? जाना कहाँ है? जाना है तने गोला रोड। अब जरा मैं अपने सहयोगी शैलेश से कहूंगी कि आगे और ठीक सामने में यहाँ पर हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के लिए जो तमाम एम्बुलेंस आ रहे हैं उनको किस तरीके की दिक्कत हो रही है ये देखिए। एक तो पानी की वजह से ट्रैफिक की समस्या होती है, और एम्बुलेंस की तमाम गाड़ियाँ जो है वो यहाँ इंतजार कर रही है कि कब यहाँ पानी की निकासी हो, ताकि उनको आराम से, क्योंकि ये सड़क ऐसा है कि कहाँ पर गड्ढा होगा, कहाँ पर मेन होल है, इसका कोई आइडिया नहीं है। कितनी देर से आप फंसे रहे हैं? 10-15 मिनट हो गया है उधर से आने में। दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, अब क्या करें। मरीज को लेने जाना है? मरीज लोड करना है अंदर से। क्या है, मरीज को अंदर से जो है वो लेकर जाना है, लेकिन यहाँ पर जो गार्ड्स है वो सभी इसी तरीके से मुश्किल में है, तमाम गाड़ियाँ। अब यहाँ चूँकि दिक्कत ये है कि जो छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, कब कहाँ फंस जाएगी उसकी दिक्कत है। इस तरफ में दिखाइए कि कितना लंबा यहाँ जाम लगा हुआ है। पानी में लोग, सड़कों की जो ऊंचाई है वो गाड़ी की हाइट से यहाँ पर लोग गैस करते हुए सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? गोलंबर पर से आ रहे हैं मैडम। पानी है पूरा? जी जी। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? जैक्सन से। किसी जरूरी काम से निकले थे? हाँ। क्या दिक्कत हो रही है? पानी बहुत है सब जगह, डाक बंगला पे ताव है। अब जरा इनको दिखाइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग पाटलिपुत्रा से आ रहे हैं। दिक्कत हो रही है? पानी चारों तरफ भरा हुआ है, देखिए। एक बारिश में हालत आगरी, सोचिए 4 दिन बारिश हो तो क्या होगा। ये इधर की तरफ आइए, ये समस्या। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हाजीपुर से आ रहे हैं मैडम। हाजीपुर से? जी। कहीं जाना है? बस यही रूबन में इसी में आना है। अस्पताल जाना है? जी अस्पताल में जाना है मैम। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत है देखिए, इतना पानी की वजह से जल जमाव इतना जमा है जो कहीं पानी निकल नहीं पा रहा, जिसके बाद इतनी परेशानी हो रही है, जो कि पेशेंट लोग तो और भी परेशान हो रहे हैं। जी मैम। मरीज का इलाज कराने? जी मैम, मरीज का, पेशेंट का इलाज कराने के लिए आए हैं। अभी इसी में है अभी। जी हाँ, गाड़ी में ही है मैम। तो रास्ते में एक तो पानी मिला, ट्रैफिक जाम भी मिला? ट्रैफिक भी है मैम। जी ट्रैफिक भी है। ये जो तस्वीर है ये आपको मैं इस रास्ते से दिखाऊं कि यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ, गाड़ी में लगातार ये तस्वीर, ये देखिए जरा, ये दिखाइए। क्या कह रहे थे आप? इधर आइए, इधर आइए।
बिल्कुल, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है निधि। पहले तो देखिए कानून व्यवस्था, उसको लेकर सुशासन पर सवाल था, और अब तो ये जो हालत है पटना, एक बारिश नहीं झेल पाया शहर, बारिश थमी हुई है लेकिन अभी तक पानी निकल नहीं पा रहा है। उन नगर निगम के जो दावे हैं उन तमाम दावों की पोल खोल दी है इन तस्वीरों ने। लोगों को देखा आपने कितने परेशान हैं। महाराष्ट्र के कल्याणपुर में लैंडस्लाइड, जिसके बाद दहशत का माहौल है। दरअसल भारी बारिश यहां पर इस इलाके में हो रही है और इसी वजह से लैंडस्लाइड, और जब लैंडस्लाइड हुई तो कई मकान यहां पर थे वो सब भरभरा कर गिर पड़े। कल्याणपुर के कचोरे हिल पर मकान बने हुए थे। बारिश के बाद हादसे की संभावना को देखते हुए सारे घर खाली करा लिए गए थे, और जैसे घर खाली हुए उसके कुछ ही देर बाद करीब 6 घर पल भर में लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। भरभरा कर सब घर गिर गए। इतना खतरनाक था ये लैंडस्लाइड, एक के बाद एक सारे मकान गिर गए। वो तो गनीमत है कि घरों को पहले ही खाली करा लिया गया था, वरना तो बड़ा जान का नुकसान यहां हो सकता था। देखिए, अब से कुछ ही देर बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा शुरू होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल सुबह चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस को बहस के लिए 2 घंटे का समय मिला है। आज लोकसभा में चर्चा होगी। लोकसभा में आज चर्चा 12 बजे से शुरू होनी है, बस चंद मिनटों का इंतजार बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।